guys, welcome you to my YouTube channel where you can learn biology easily with a great understanding. So today we are going to start a new batch of class 11 session 2021-2022. So today I would recommend you all, so very first that you must check out your syllabus, as due to COVID pandemic syllabus is not reduced yet. So be very clear with that. So with all these talkings, let's start our today's lesson, that is first the living world. It comes under the unit diversity in living organism. So at the very first, chapter is divided into 4 subsections. What is living, diversity in living organism, taxonomical categories and taxonomical aids. So today we are going to cover about the topic what is living. So in this topic, without wasting any time, we should start. So in this topic there is only some criteria given, जिनमें कि आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं या नॉन लिविंग कहेंगे. आपने क्लास 10th में भी बायोलॉजी में ये चैप्टर पढ़ा है, लाइफ प्रोसेस, जिसमें इस बारे में बात की गई थी, लेकिन क्लास 11th में आपको इसके बारे में और पढ़ने को मिलेगा. सो यहाँ पे कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं, कुछ गिने चुने फैक्टर्स जिनके बारे में पढ़ने वाले. सबसे पहला है ग्रोथ. तो ग्रोथ की कहानी ये है कि ग्रोथ आप देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होती है, यानी जैसे आपने किसी बच्चे को देखा, आप उससे 2 साल बाद मिलते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, प्लांट से मिलते हैं तो प्लांट बड़े हो जाते हैं. लेकिन आप कहीं घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी नदी में घूमने गए, पहले वो नदी छोटे से झरने के रूप में थी, फिर आप बारिश के सीज़न में गए तो उस चीज़ में ज़्यादा हो गई वो. तो मतलब कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें एक्यूमुलेट करके, बाहर की चीज़ों को, आउटर रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करके भी ग्रो करती हैं. सो वो चीज़ होती है. इसलिए ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक माउंटेन, ब्रिजेस एंड हिल्स, लाइक ये सब भी करते हैं. आप जाते हो, आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि डेजर्ट में सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर जाते हैं. इसलिए कभी सैंड ड्यून्स को लोग अपना पाथ मार्क बना के नहीं चलते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. एंड द सेकेंड फीचर इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन भी आपने पढ़ा होगा कई सारी चीज़ें, लेकिन इसको भी हम अभी तक नहीं बोल पाए हैं. क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अपने आप को रेप्लिकेट कर ही सकते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आपने पढ़ा हुआ है, जैसे म्यूल्स हो गए, स्टेराइल ह्यूमंस हो गए, ये सब रिप्रोड्यूस या फिर रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं. सो इस बेसिस पे हम रिप्रोडक्शन को भी नहीं बोल सकते एक डिफाइनिंग फीचर. एंड थर्ड फीचर इन योर बुक इज़ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि बॉडी के अंदर आपकी बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, तो उसी से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है. मेटाबॉलिज्म 2 टाइप का प्रोसेस होता है. बेसिकली इट इज़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म मतलब प्लस, कैटाबॉलिज्म मतलब नेगेटिव. मीन्स एनाबॉलिज्म कब होता है? जब हम कुछ खाना खाते हैं और वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. तो स्टोर होना मतलब ऐड हो रहा है, छोटी सी ब्लॉक से बड़ी सी ब्लॉक बन रही है. और कैटाबॉलिज्म, जब आप खेलने जा रहे हैं तो आपके पास मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट था, ग्लूकोज था कुछ, लेकिन फिर आपको एनर्जी मांगी आपकी बॉडी ने कि भाई एनर्जी दो, हमें खेलना है, बॉल को किक करना है. तो आपको छोटे छोटे पार्ट में एनर्जी की यूनिट ब्रेक होकर आपकी बॉडी से कंज्यूम हो गई वो एनर्जी. और हमने पढ़ा एनर्जी का नेवर बी डिस्ट्रॉयड एंड नेवर बी फॉर्म्ड. सो ये चीज़ हो गई. ये था मेटाबॉलिज्म. तो मेटाबॉलिज्म को भी हम एक बोलते हैं. मेटाबॉलिज्म को क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटाबॉलिज्म सब में होता है, सब में होता है. आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म तो वो कर ही रहा होगा इन एनी केस. सो मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे आपको हमारा पहला ऐसा कलर मिला है, पहला ऐसा फैक्टर मिला है जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं कि हाँ ये है. अभी तक हमने 2 पढ़े हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, जो कि दोनों नहीं है. तो क्यों नहीं है उसके रीज़न मैंने आपको बताया. सो ये मेटाबॉलिज्म आपका पहला फीचर है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो. सो मेटाबॉलिज्म में अगेन एक पॉइंट है जिससे कि आपको पढ़ा होगा आपने विट्रो के बारे में. तो विट्रो में जो टेस्ट ट्यूब लिया जाता है, जिसके अंदर स्पर्म और ओवम का मीटअप कराया जाता है, उसमें भी लिविंग रिएक्शन चल रहे होते हैं और उससे भी मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है. सो मतलब एवरीथिंग जो भी लिविंग के अंदर आ रही है वो चीज़ मेटाबॉलिज्म करती है. सो मेटाबॉलिज्म इज़ क्लियरली अ डिफाइनिंग फीचर. और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है. इससे पहले मैं जानना चाहूँगी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को आता है कि नहीं. बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं: सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, या फिर कई बार ऑर्गन सिस्टम लेवल. सेलुलर लेवल मतलब यहाँ पे बॉडी में डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ एक सिंगल सेल में होता है, जैसे कि अमीबा में हो गया. टिश्यू मतलब जो मेजर फंक्शंस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन या फिर रेस्पिरेशन, ये सब टिश्यू कोऑर्डिनेट करते हैं. या फिर
कई बार होता है ऑर्गन होता है, लेकिन हम ह्यूमंस में ऑर्गन सिस्टम होता है। हमारे पास एक सेपरेट डाइजेशन सिस्टम है, एक सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। वी आर वेरी मोस्ट प्रिमिटिव या फिर मोस्ट मॉडर्न है। ये तो आपने पढ़ा ही है, आप चैप्टर 4 में इस बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 11th में। सो ये चीज़ तो हो गई इसके बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में। अब आपके पास नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और अब थर्ड आप कॉन्शियसनेस पढ़ने जा रहे हो। कॉन्शियसनेस मतलब क्या होता है? एज द वर्ल्ड डिफाइंस कि आपको अपने आसपास जो कुछ भी सराउंडिंग में हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उन सब की आपको जानकारी होना सभी को होती है। ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, प्लांट्स में भी आपने पढ़ा होगा स्टिमुलाई का केस होता है, आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं। तो मतलब प्लांट्स को भी बाहर की सराउंडिंग का अपने ज्ञान होता है, पूरा सेल्फ एडेप्टेशन वो करके रखते हैं। लेकिन अब आपको यहाँ बुक में एक कन्फ्यूज़ करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट अबाउट द पेशेंट दैट इज़ अंडर कोमा। जो पेशेंट कोमा में है उस पेशेंट को आप क्या लिविंग मानोगे या नॉन लिविंग मानोगे? सो कॉन्शियसनेस का जो फीचर है वो बेसिकली आपके एनसीईआरटी में बोला तो हुआ है कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो आप कोमा के पेशेंट को क्या बोलोगे, क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? सो इस बेसिस पे आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि आप उसे एक पॉइंट पे तो कह भी सकते हो कि हाँ वो लिविंग है, बिकॉज कभी ना कभी तो कोमा से बाहर आएगा ही ना। और ऐसा भी हो सकता है बाहर ना आए, सीधा उसकी टिकट कट जाए, ऊपर चला जाएगा। सो कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में आपको इस चीज़ को मिलेगा। फिर नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ नॉर्मल डिफिनीशंस के बारे में, और उन डिफिनीशंस को पढ़ने के बाद हमारा एक टॉपिक ख़त्म हो जाने वाला है। सो अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा 1.2 टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आपको कुछ डिफिनीशंस है जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखी हुई हैं। सो सबसे पहला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज एक्चुअली रिफर्स टू द वेरी रेंज ऑफ डाइवर्सिटी दैट वी फाइंड इन अवर नेचुरल एंड इमीडिएट इन्वायरमेंट। मतलब आप अपने आसपास देखोगे, घर से बाहर निकल के आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट जो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कई सारे अलग अलग टाइप के पौधे हैं, कहीं घास है, कहीं कोई आम का पेड़ है, कहीं पीपल का पेड़ है, या फिर आप देखोगे कोई छोटा सा जानवर है, कोई बैट उड़ रहा है, कोई मच्छर है, या फिर आप देख सकते हो कोई आपके पास डॉग है, कैट है। तो मतलब बहुत वेरिड रेंज है, इवन कि आज तक सारे स्पीशीज़ जो है वो आज तक डिस्कवर नहीं हो पाए, इतनी बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास। यहाँ पे आपको एक रेंज भी गिवन है, 1.7 से 1.8 मिलियन रेंज गिवन है, बट ये डाटा सही नहीं, क्योंकि बहुत सालों से एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है, और दूसरी बात हम सारी स्पीशीज़ अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। सेकेंड है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर इज एक्चुअली द कल्चर ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द जीनस एंड द स्पीसी इट बिलोंग्स टू। आपने क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जीनस, स्पीसी, किंगडम, फाइलम, इन सब के बारे में आप इस क्लास में और पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो अभी तक के लिए इतना ही जान लो कि नॉमेनक्लेचर इज एक्चुअली द कल्चर ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ जीनस एंड स्पीसीज दे आर इवॉल्व्ड। थर्ड है फिर आइडेंटिफिकेशन। अब किसी भी चीज़ को तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, सो सबसे पहले तुम्हें वो चीज़ अच्छे से क्लासीफाई होनी चाहिए। ओके, सो इफ़ अ person or if an organism is described or classified correctly and briefly and in detailed version अगर किसी चीज़ का तुम्हें मिल रहा है तो तुम उसे easily identify कर सकते हो। So its definition goes on to be if an organism is described correctly and how we can get that what this name is attached to, तो वो होता है आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस। अब आगे हमारे पास दो नेम है, ICBN एंड ICZN। BA मतलब बोटेनिकल, Z मतलब जूलॉजिकल। सो एनिमल जो टैक्सोनॉमिस्ट थे वो जिस हिसाब से नेमिंग करते हैं वो होता है ICZN, और बोटेनिकल के लिए जो इंटरनेशनल कोड होता है वो होता है ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सो ये डिफिनीशंस और ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि जेनरिक नेम जो होता है वो अभी मैं आपको आगे एग्जांपल में बताने वाली हूँ। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? अच्छा, आपने पढ़ा होगा बायनॉमियल इक्वेशंस, उनमें क्या होते हैं? दो। तो बाई मतलब ही दो होता है, तो ये दो वर्ड के होते हैं। हमारे जितने भी होते हैं साइंटिफिक नेम वो मोस्टली दो वर्ड के होते हैं। सो वो चीज़ हो गई, इसलिए उसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर देते हैं। और ये सब कॉन्सेप्ट किसने दिए थे? कैरोलस लिनियस, या क्लास 9 में पढ़ के आए हो। सो गाइज आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो में या फिर अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में, और उसमें हम जानेंगे कि क्या क्या रूल्स होते हैं जो आपको कैरोलस लिनियस ने गिवन थे। यहाँ पे 4 रूल्स हैं
क्योंकि आज वीडियो की लेंथ वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी आप पढ़ते रहिए टिल देन। और थैंक्स वीडियो देखने के लिए, और अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।